चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो क्विकली, और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख लिए थे कि लाइट जो है वो एक वेव है, और जिसका बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी वगैरह। यानी पिछले क्लास में हम लोग लाइट के वेव नेचर पे फोकस किए थे कि लाइट एक वेव है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे थे लाइट एक वेव है। और वो तुम्हारा मैक्सवेल थ्योरी भी आया हुआ था जहां से वो बताया कि बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि मीडियम नहीं चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी हम नोट किए। बट आज क्या है देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत ही बड़ा मतलब समझ सकते हो बिग चेंज है मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इवन फिजिक्स से जो नया आया, हालांकि नहीं पढ़ना है तुम लोग को, क्वांटम फिजिक्स करके होता है सब्जेक्ट, क्वांटम फिजिक्स करके सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए समझ सकते हो बेस का ये काम किया, यहीं से स्टार्ट हुआ समझ सकते हो एक तरह से। हालांकि कुछ लोग बोलता है कि वेव फंक्शन वगैरह आया उसके बाद क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, बट हमको ऐसा लगता है कुछ जगह लिखा हुआ तुमको मिलेगा कि क्वांटम फिजिक्स जो है, हालांकि देखो नेम भी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स यहीं से डेवलप हुआ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही। तो ये है क्या, पहले सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि इस थ्योरी को लाना क्यों पड़ा, इस थ्योरी को लाना क्यों पड़ा, सबसे पहला यही क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले बोलते हैं देखो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो ठीक है, मानते हैं एग्जाम का भी क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है, पर थोड़ा अगर कुछ समझने पे जाओ ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। व्हाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, तुम लोग को इसका आंसर देना है क्योंकि पढ़ने के लिए बोले थे। कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल सकते हो, सही हो या गलत हो आंसर कोई दिक्कत नहीं पड़ता, तुमको जो समझ में आया कुछ भी क्विकली आंसर दे सकते हो, एक या दो लाइन में किसी को भी कुछ भी बोलना हो। प्लैंक क्वांटम थ्योरी अचानक से लाना क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी जो रेडिएशन या एनर्जी कोई जब ऑसिलेट करता है तो उसमें उसमें उसका एनर्जी या रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ये तो उसमें मतलब ठीक है ठीक है, मतलब बोल रहे हो सही है, बट बहुत ज्यादा तुम क्लियर होकर बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, बाकी कोई कुछ ऐड करना चाहे इसमें? तुम लोग एनसीईआरटी पढ़े हो क्या एक बार, जस्ट उस पैराग्राफ को जिसमें वो दिए हुआ है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में? हालांकि हो सकता है अभी ये तुम लोग उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए हो उसके बोलने के मतलब को, बट ठीक है फिर भी एटलीस्ट पढ़े हो तो फिर सही है, नहीं पढ़े हो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी कोई कुछ ऐड करना चाहो इसमें क्विकली, किसी को भी कुछ वह बोलना? जो एटम और मॉलिक्यूल्स होगा ना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में होगा। हाँ, मतलब एक ये कुछ रेलिवेंट, हाँ ये कुछ रेलिवेंट सेंटेंस लग रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही। अब चलो अब इसका आंसर हम देते हैं क्विकली, ठीक हो? अगला 5-7 मिनट जो डिस्कशन होगा भी ना मेरा, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जस्ट इस थ्योरी के फील के लिए पहले ही बोल देते हैं। अगला 5-7 मिनट अगर तुम इग्नोर भी करते हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तुमको बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट चूंकि हम स्टार्ट किए थोड़ा अच्छे से करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या कैसे क्या, ठीक। तो देखो हुआ क्या समझो, एनसीईआरटी में लिखे हुआ है, तुम लोग अच्छे से कनेक्ट अभी नहीं कर पाए होगे, वापस जाकर पढ़ना, आज हम पढ़ाएंगे फिर और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। हुआ क्या देखो, इसके जस्ट पहले यानी लास्ट लेक्चर में हम लोग वेव वेव चिल्ला रहे थे कि लाइट वेव है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे, लाइट को वेव वेव चिल्ला रहे थे। बट अचानक से क्या हुआ, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा आया जिसको लाइट को वेव अगर कंसीडर करो ना तो तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। मतलब क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटनियन फिजिक्स जो तुम लोग पढ़े हो, इक्वल टू वगैरह वगैरह, उसको अगर कंसीडर करो तो लाइट वेव है, लाइट वेव नेचर को शो करता है, लाइट एक वेव एक तरह का। और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो एनसीईआरटी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के स्टार्टिंग में लिखा होगा, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन 1 2 3 4 करके लिखा होगा, अगर देखोगे तो वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन लाइट को वेव कंसीडर करते हुए, यानी जस्ट इसके पहले पिछले लेक्चर तक जो तुम वेव मान रहे थे लाइट को, वो अगर कंसीडर करो तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे। वो ऑब्जर्वेशन क्या था वो अगले 5-7 दिन तक हम लोग सीखेंगे। उसमें सबसे पहला देखो, एनसीईआरटी का बुक है तो देखो तो क्या लिखा सबसे पहला, नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडी, हाँ सिंपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ, हम वही बोला करेंगे। तो देखो उसके जस्ट ऊपर जानिए, जो चार्ट लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर लिखे हुआ है कि ये सब जो चीज है इसको हम लाइट को अगर वेव माने तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्लेन।
तो ये क्या बोले, प्लांक बोले कि भाई तुम लोग लाइट को वेव मान रहे हो तो ये सब चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, हम लाइट को पार्टिकल बोल देते हैं, हम लाइट को पार्टिकल बोल देते हैं। ये पार्टिकल वर्ड और वेव वर्ड जो है ना बहुत बड़ा चीज है अपने आप में इस डिस्कशन में। कोई बोलता है लाइट वेव है, कोई बोलता है लाइट पार्टिकल है। 10th में भी कहीं कहीं देखोगे लिखा हुआ मिलता होगा, इनके अगर बुक वगैरह पढ़ते होगे तो लाइट डुअल नेचर को शो करता है, या सुने होगे जरूर। तो अपने आप में बहुत बड़ा सेंटेंस है, वहां पे जस्ट तुम पढ़ लेते हो, बट सच में वो बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा डिबेट है अभी भी उसको लेकर के कि लाइट वेव भी है पार्टिकल भी। अब दोनों क्यों लेना पड़ता समझ लो। कुछ ऑब्जर्वेशन है जो तुम वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ ऑब्जर्वेशन लाइट का जो तुम पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जहां पे वेव से एक्सप्लेन कर सकते हो वहां पे वेव मानोगे, जहां पे पार्टिकल से एक्सप्लेन कर सकते हो वहां पे लाइट को पार्टिकल मानोगे। तो ये बोले ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हम समझाने वाला भी कुछ देर में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो हम एक लाइन का आंसर इसका देने वाले हैं, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और आगे जो देखो 2, 3, 4 लिखा हुआ है ना वो बाद का डिस्कशन है। प्लांक्स में हम लोग फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला। बाकी तुम्हारा आगे आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आगे आएगा जो दिए हुआ, तो फर्स्ट पे फोकस करो। अब इसमें देखो जस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर देखो ना तो इसमें पहला तो यही होता था ब्लैक बॉडी है क्या, ब्लैक बॉडी है क्या। ये देखो क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को, कोई बॉडी हो, ठीक है, तुम क्या करो इस पे रेडिएशन इंसिडेंट करो, लाइट इंसिडेंट करो। ये बॉडी है, मतलब समझ रहे हो, ये कोई भी मटेरियल है, कोई मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, इस पे लाइट इंसिडेंट करो, इंसिडेंट रेडिएशन इसको बोल लो। होता क्या है देखो, जो लाइट पड़ा कुछ हिस्सा या बॉडी क्या करता है इस लाइट के इंसिडेंट रेडिएशन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको रिफ्लेक्शन से तुम लोग जानते हो। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, होपफुली तुम लिंक कर पाओ, आर लिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ हिस्सा क्या होता है इंसिडेंट का, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कुछ क्या करेगा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ए से डिनोट कर रहे हो इसको, एब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ हिस्सा क्या करता है ट्रांसमिट कर देता है। यानी इंसिडेंट रेडिएशन जो तुम भेजे उसका 3 पार्ट हो गया, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। और जो ये अब्सॉर्ब कर लेता है ना, ये अब्सॉर्ब जो किया ना, यही वाला अब्सॉर्ब्ड एनर्जी बोल लो या रेडिएशन बोलो, जो बोल लो, उसी को धीरे 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 टाइम के साथ रेडिएट करता है, एमिशन जिसको बोलते हो, क्या ये बॉडी एमिट कर रहा। ये जो अब्सॉर्ब वाला पार्ट है इसी को ये धीरे धीरे एमिट करेगा या रेडिएट करेगा। तो तुम बोलोगे यह बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है। इसी को ये क्या करेगा, धीरे धीरे रेडिएट करेगा। ये किसी नॉर्मल बॉडी का सिनेरियो है। ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है वो देखना, ये तुम्हारा नॉर्मल बॉडी है, यही हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग भी एक तरह का क्या है नॉर्मल बॉडी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक स्पेशल तरह का बॉडी है, वो क्या है बताते हैं। वही अगर दूसरे तरफ या अगर ब्लैक बॉडी होता ना तो क्या होता समझना, तुम इंसिडेंट कराओगे, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब ही कर लेगा, ना रिफ्लेक्ट करेगा ना ट्रांसमिट करेगा। यानी रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, R = 0, कुछ पार्ट भी रिफ्लेक्ट नहीं, पूरा पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ना ये अपने से होकर ट्रांसमिट होने देगा। और ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, यही एब्जॉर्ब को रेडिएट करेगा। तो बोलोगे यहां से ये क्या करेगा, इसी एब्जॉर्ब को रेडिएट, यानी पहले इंसिडेंट रे गया, पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ना रिफ्लेक्ट होने दिया ना ट्रांसमिट होने दिया, R भी 0 T भी 0, और जो एब्जॉर्ब किया उसी को धीरे धीरे रेडिएट कर रहा है। तो चूंकि यह पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर गया इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ये जो रेडिएट करेगा ना उसको स्पेशल नाम दिया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब रेडिएशन बाय ए ब्लैक बॉडी। तो ये जो रेडिएशन है ये भी रेडिएशन है, बट रेडिएशन बाय नॉर्मल बॉडी,
और ये है रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी, वैसा बॉडी जिसपे इंसिडेंट रे भेजे, रेडिएशन भेजे तो पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्ब कर। ये जो रेडिएशन इसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी बीबी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी का परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडियल है ये, पहला बात ये समझ लो। कोई भी बॉडी लोगे तो ऐसा नहीं कर सकता कि 100% एब्जॉर्ब ही कर ले। हाँ ये हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली तुम ब्लैक बॉडी बोल सकते जो 99% एब्जॉर्ब कर रहा हो, तुम लगभग बोल दोगे चलो यार लगभग ब्लैक बॉडी है। तो जनरली हम लोग जो चीज बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाए, चारकोल वगैरह हो गया, कोयला वगैरह हो गया, इन सबको तुम उस कैटेगरी में रख सकते हो, ब्लैक बॉडी कैटेगरी में। एग्जैक्टली परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक आइडियलाइजेशन है। ये दाहिने तरफ देख रहे हो, रियल में जो भी होगा वो सीन ऐसा कुछ हो। ब्लैक बॉडी लगभग ब्लैक बॉडी को बोले तो बोल सकते हो, चारकोल का एग्जांपल दे सकते हो, कोयला वगैरह बोल सकते हो, हाँ ये ब्लैक बॉडी ऐसा लगभग है, ठीक है। जो ज्यादा ब्लैक हो वो क्या करेगा, मोस्टली जो भी इंसिडेंट रहेगा सारा का सारा लगभग एब्जॉर्ब कर लेगा, लगभग 1% या 0.01% ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, लगभग बोल दोगे चलो भाई ये लगभग ब्लैक बॉडी। इसका एग्जाम्पल अगर तुम बोलना चाहो, परफेक्ट एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता, पहले बोल देते चारकोल। देखो हुआ क्या, चारकोल, ठीक है, ब्लैक बॉडी। अब क्या हो समझो, अगर इस ब्लैक बॉडी पे देखो तो ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको बोला जाता है परफेक्ट एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी आर परफेक्ट एब्जॉर्बर। दूसरी बात, ये पूरा पूरा जो भी ऑब्जर्व किया ना पूरा पूरा रेडिएट भी करेगा, तो इसलिए बोलते हैं ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और परफेक्ट एमिटर भी होता है या परफेक्ट रेडिएटर भी होता है। पूरा पूरा एब्जॉर्ब भी करता है, पूरा पूरा रेडिएट भी करता है। तुम इसको जो भी रेडिएशन दो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा और फिर धीरे धीरे सारा का सारा वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा। इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या किए ना, ये उस टाइम में 1900 से पहले का ही बात है, ये तो 1900 में इनका थ्योरी आया। इससे पहले क्या किया गया, इसके ऑब्जर्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया गया। एग्जैक्टली उस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करना नहीं चाहेंगे, जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट डिस्कशन होगा नहीं अपना केमिस्ट्री में। इस चीज के बारे में इन डिटेल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में तुम नहीं जाओगे, 12th में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में, या 11th क्लास में फिजिक्स में वेव्स वगैरह चैप्टर वहां थोड़ा सा पढ़ना, इन डेप्थ वहां पे भी नहीं जाओगे। जस्ट बता रहे हैं किया क्या गया, ब्रीफली बोल देते हो 2 मिनट। इसको अगर करना है स्क्रीनशॉट लेना क्विकली ले लो, क्विकली। तो ये डिस्कशन जस्ट फील के लिए पहले ही बोल दिया। अब ब्लैक बॉडी का देख लो, डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हो सके तो डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाओगे तुम। द आइडियल बॉडी, द आइडियल बॉडी, आइडियल मतलब सच में नहीं एग्जिस्ट करता, which emits and absorbs radiations of all frequencies। कोई सा भी रेडिएशन तो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा पूरा क्या करेगा, एमिट करेगा। परफेक्ट एमिटर भी बोलते हैं इसको और परफेक्ट एब्जॉर्बर भी बोलते हैं, दूसरे वर्ड्स में अगर बोले तो। ये वर्ड लिखा हुआ तुमको कहीं मिलेगा, ब्लैक बॉडी आर परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, ऐसा लिखा हुआ आता है कभी कभी एग्जाम वगैरह में भी, ऑप्शन वगैरह, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना, डिटेल यहाँ पे नहीं बोला है, ठीक है, थोड़ा सा हम तुमको बताना चाहेंगे जस्ट समझने के लिए हुआ क्या था। वहां से तुम ये समझ पाओगे लाना क्यों बड़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और फिर तुम ये अप्रिशिएट भी कर पाओगे कि सच में कितना बड़ा थ्योरी है। हम लोग जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन पढ़ लेते हैं, पढ़ा दिया जाता है, कर लेते हो, बट ठीक है, लेकिन लाने के पीछे समझो कितना बड़ा रीजन था। क्विकली नोट करो, कर लिया। कर लिए, चलो ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, इसे तुम इंसिडेंट रे भेजे, ये रेडिएट कर रहा है, एब्जॉर्ब किया और पूरा पूरा रेडिएट कर दिया। ये एब्जॉर्ब किया और ये तुम्हारा रेडिएट कर रहा है, जिसको तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रहे हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको क्या किया गया ना, समझना गौर से, एक प्रिज्म से पास कराया गया। और जब पास कराया गया तो क्या हुआ, अलग अलग पार्ट में डिस्पर्स हुआ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, जो भी बोल रहा हूँ वेवलेंथ ही बोलेंगे अभी, क्योंकि ग्राफ को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ। किसी स्क्रीन पे इसको ऑब्जर्व किया गया, जस्ट सुन लो थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए
ये होगा नहीं, बट तो समझ में आ जाए क्या चीज हो। अब देखो यहाँ इस पे क्या हुआ, अलग अलग वेवलेंथ का सारा लाइट इस पर्दे पे आया जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आया। अब अलग अलग लाइट है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, और जिस स्क्रीन पे है सब लाइट का अलग अलग इंटेंसिटी भी था। इंटेंसिटी बोलने से मेरा मतलब है कितना कौन लाइट ब्राइट है। उस स्क्रीन पे देखो दिखा देगा, अच्छा रेड कलर ज्यादा ब्राइट आया है या ब्लू कलर ज्यादा ब्राइट आया है। ब्राइटनेस के सेंस में तुमको भी समझाना चाहिए, इंटेंसिटी तुम्हारे लेवल पे समझाए तो इंटेंसिटी कितना ब्राइट है। तो उस और ये क्या हो गया, अलग अलग का क्या लिमिटा अलग अलग है सबका, और सबका चमक अलग अलग है। चमक मतलब ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी। तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर लिया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो दिए हुआ है उसमें। इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट हो रहा है पहले समझ लो, ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। और यहाँ पे लेमडा है, अलग पर्दा पे अलग अलग वेवलेंथ का आया सब रेडिएशन, कहाँ से, ब्लैक बॉडी वाले से। उस वेवलेंथ को प्लॉट किया गया उस रेडिएशन के चमक के साथ। चमक मतलब इंटेंसिटी, कितना ज्यादा वो ब्राइट दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे, प्लॉट किया गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले बढ़ रहा था, बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर घटना शुरू कर दिया जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ। और यह ग्राफ अगर लाइट को वेव मानोगे तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो कि क्लासिकल फिजिक्स था, न्यूटोनियन फिजिक्स था, वह अगर माने तो यह ग्राफ एक्सप्लेन नहीं हो रहा। उस टाइम साइंटिस्ट लोग कोशिश किए कि भाई उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। उन लोगों का ग्राफ, अगर वेव पार्टिकल इसको लाइट को वेव मानते हो तो उन लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। मतलब यहां तक तो लगभग मैच कर रहा था, लेकिन इसके बाद घटने इधर नीचे आना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का ग्राफ ऊपर आ रहा था। मतलब वेव ने अगर इसको लाइट को वेव मान लेते हो जो तुम पिछले क्लास में मान रहे थे, तो फिर ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो प्लांक बोले भाई तुम लोग वेव मान रहे हो, वेव मत मानो, पार्टिकल मानो। इस चीज को तुम अगले 3-4 लेक्चर में जैसे जैसे मेरा डिस्कशन बढ़ेगा और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह भी हम पढ़ाएंगे। तो जस्ट इंट्रोड्यूस कर, तो इसीलिए देखो लिखा हुआ है इसमें, पीछे लिखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एनसीईआरटी में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहाँ पे लिखा होगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक बोले लाइट को पार्टिकल जैसा ट्रीट करो। प्लांक बोले लाइट को पार्टिकल ट्रीट करो, तब इसको एक्सप्लेन कर पाओगे इस ऑब्जर्वेशन को। तो वही तुम्हारा यहां आकर के पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो क्विकली अब ये कहानी खत्म, लिखो प्लांक्स क्वांटम। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, अब लिखेंगे अपना काम का चीज। इस थ्योरी इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या वही तुम्हारा एनसीईआरटी में कहानी लिखे हुआ है, जो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता है बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता है। इतना अंदर में एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, जस्ट लिख दिया ऐसा ग्राफ आया ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ये क्या किए, लाइट को पार्टिकल मानते हुए कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जो तुम्हारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पॉस्टुलेट कहलाता है। कुछ अजम्पशन या जो बोल लो हाइपोथेसिस बोल लो, तो लिखो पॉस्टुलेट्स ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यही अपने काम का है केमिस्ट्री में बात करें तो। postulates of postulates इसका लिख रहे हैं। चलो postulate लिखने से पहले जस्ट थोड़ा समझ लो क्या हुआ। तो ध्यान रखना शिफ्ट क्या हुआ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। पार्टिकल का वेव नेचर पिछले क्लास तक डिस्कस कर रहे थे, अब पार्टिकल को वेव नहीं मान रहे, सॉरी लाइट को वेव नहीं मान रहे, लाइट को पार्टिकल मान रहे। इस थ्योरी में आते ही ये बोलते क्या समझना, फिर लिखेंगे हम लोग जो भी उसका सेंटेंस है। हाँ तो देखो ये बोले क्या, देखो ये बोले कि भाई तुम लोग पहले से लाइट को वेव मानते आए हो, हम इसको वेव नहीं मानेंगे। ये क्या बोले समझना, ये बोले ये जो एनर्जी रेडिएट होता हुआ देख रहे हो सब लोगों को दिख रहा है,
कोई भी बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, गर्म करो या उसको कुछ रेडिएशन दो उस पे, तो वो कुछ ऑब्जर्व करता है, कुछ एमिट करता है। जो एनर्जी वो एमिट कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों बात सेम ही है। ले रहे हो या दे रहे हो, एनर्जी ले रहे हो या दे रहे हो। ले रहे हो तो ऑब्जर्व कर रहे हो, और दे रहे हो तो एमिट कर रहे हो। दोनों बात है इसमें। तुम जो बोले थे ऑब्जर्व या एमिट, दोनों वर्ड बोलना है, एमिट भी और ऑब्जर्व भी, दोनों के लिए होल्ड करना है। ये क्या बोले, अगर इसको वेव मानते हो, लाइट को वेव मानते हो, तो एनर्जी को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अब कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब बता रहे हैं, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट जो भी। अगर लाइट को वेव मानते हो, लाइट एज ए वेव अगर मानते हो, तो एनर्जी को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। एनर्जी मस्ट बी कंटिन्यूअस। एनर्जी जो है तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, जो कि पिछले क्लास तक हम लोग कर रहे थे, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। और अगर ऐसा करते हो तो फिर ये जो ऑब्जर्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे लाइट को अगर वेव मानते हो। ये क्या बोले, ये बोले एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होता है, एनर्जी डिस्क्रीट होता है या डिसकंटिन्यूअस बोलो। डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सेम वर्ड है। ये क्या बोले, लाइट को मानो एज ए पार्टिकल, लाइट एज ए पार्टिकल, लाइट एज ए पार्टिकल। और यहां से ये बोले एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। और यह अगर मान लेते हो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल, वो एक्सप्लेन अच्छे से हो पाएगा। डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, अगेन बोल रहे हैं, दोनों वर्ड से मैं। अब इसका मतलब क्या वो समझो। हो क्या था, देखो जब तुम लाइट को वेव मान रहे हो, ये वाला कहानी पुराना है अपना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये कहानी अब हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे, ये पुराना कहानी है। नया कहानी जो प्लांक्स का वो ये है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स। अब देखो हुआ क्या, जब तुम लाइट को वेव मान रहे हो ऐसा कुछ, तो वेव का एक्चुअली प्रॉपर्टी भी होता है, छोड़ सकते हो उसको, मैथमेटिकल पार्ट है। वेव फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसको वेव माना ही नहीं जाता है, छोड़ सकते हो उसको, वेव में तो आसान पढ़ा फिजिक्स में। तो होता क्या है, देखो जब लाइट को तुम वेव मान रहे हो, कंटिन्यूअसली तुम्हारा वेव ट्रेवल कर रहा है, कहीं भी अगर वो जाकर टकराएगा ना तो लगातार एनर्जी सप्लाई करेगा। मतलब अगर 2 जूल एनर्जी सप्लाई किया तो फिर 2.1 भी करेगा, 2.2 भी करेगा, 2.3 भी करेगा, 2.4 भी करेगा, पुराने कहानी के अनुसार। प्लांक बोले भाई ऐसा नहीं होता है कि तुम अगर 2 जूल सप्लाई कर रहे हो तो 3 भी कर ही लोगे सप्लाई, या 3 भी ऑब्जॉर्व कर ही लोगे। लाइट जो एनर्जी है वो एक पैकेट जैसा है, कुछ इसको ऐसा समझो कि तुमको किसी की तरफ से पैसा मिल रहा है, एनर्जी को पैसा के नाम से समझो। तुम्हारे घर में मान लो तुमको पापा जो है पैसा दे रहे हैं, बट पैसा उनका क्या कंडीशन है, हम 5-5 के बंच में देंगे तुमको पैसा। तो तुम्हारे पास कभी भी पैसा 5 के बाद 10 ही होगा, 5 के बाद 6 नहीं हो पाएगा। 5 के मतलब तुम्हारा अगर पैसा का वैल्यू देखे तो 5, 10, 15, 20, 25, भाई 5 से 10 बीच का नंबर कहाँ गया, गायब हो गया। डिसकंटिन्यूअस मतलब एनर्जी का जो वैल्यू है, जो एनर्जी एमिट करोगे या एब्जॉर्ब करोगे, वह तुम पैकेट में ही कर सकते हो। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 1.5 पैकेट नहीं कर पाओगे, 4.5 पैकेट नहीं कर पाओगे। तो ये बोले एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई भी बॉडी को पैकेट में एनर्जी मिलेगा, या अगर एब्जॉर्ब भी करेगा तो पैकेट में, एमिट भी करेगा तो पैकेट में। और वो जो छोटा पैकेट है, सिंगल पैकेट, उसको नाम दिए क्वांटम। जस्ट नाम दे दिए क्वांटम। क्या भाई, एनर्जी एमिट होता है या अब्जॉर्ब होता है तो पैकेट के फॉर्म्स में होता है। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 1.5 पैकेट, 2 पैकेट नहीं, 2.5 पैकेट नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 पैकेट ही होगा। उस पैकेट को, सिंगल पैकेट को बोल दिए क्वांटम। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो क्विकली, द एनर्जी एमिटेड, पॉजिटिव लेट्स में लिखना, द एनर्जी एमिटेड और absorbed, the energy emitted or absorbed by a body is discontinuous, discrete भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, और discrete
discontinuous or discrete in the form of small packets of energy, small packets of energy, small packets of energy, small packets of energy, और इस छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दिए कॉल्ड एज क्वांटम, जिसको वो क्वांटम बोल दिए प्लांक, कि छोटा छोटा जो पैकेट है उसको हम क्वांटम बोल रहे हैं। called as quantum, QUANTUM, क्वांटम। पहला पोस्टुलेट ये हो गया। और इसी क्वांटम वर्ड को, ठीक है, ये क्वांटम जनरल टर्म है, जब लाइट के लिए यूज करते हो ना तो इसी क्वांटम को फोटोन बोल दिया जाता है। तो क्वांटम जनरल टर्म है, बट स्पेसिफिक टू लाइट हम लोग क्वांटम के जगह पे फोटोन वर्ड यूज करते हैं। लिखो अगला पॉइंट, इन केस ऑफ लाइट, जो कि मोस्टली हम लोग लाइट ही करेंगे, ठीक है, तो फोटोन ही वर्ड यूज करेंगे, बट क्वांटम जनरल टर्म है, किसी के लिए यूज कर सकते हो। इन केस ऑफ लाइट, this packet of energy is called as photon. This packet of energy is called as photon. तो अब जब भी कोई एनर्जी लेगा या देगा, पैकेट में ही देगा, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पॉइंट पैकेट नहीं चलेगा, 2.5 पैकेट नहीं चलेगा। तो यानी एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया? अब तुम एनर्जी सारा वैल्यू नहीं ले सकता, कुछ खास वैल्यू ले सकता, मतलब अलग अलग वैल्यू, डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस एनर्जी का वैल्यू, जो कि पहले वेव नेचर में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर वेव मानो तो फिर लगातार एनर्जी सप्लाई होगा, और उसको 2 मिला तो 2.1, 2.2, 2.3 सारा वैल्यू मिलेगा। और वो मानो तो फिर तुम ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ऑब्जर्वेशन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए एनर्जी को डिस्क्रीट अज्यूम किया। और अगला पॉइंट लिखना तो ये लिखो, अब ये एक छोटा सा पैकेट है, उस पैकेट का तुम एनर्जी जान जाते हो, यानी फोटोन बोल लो या क्वांटम बोल लो, उसका एनर्जी अगर तुम जान जाते हो तो जितने ही पैकेट है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, एक पैकेट का एनर्जी जानना है तुमको। तो लिखो थर्ड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, या फोटोन बोल लो, लाइट क्लियर बोलना है तो बट हम क्वांटम वर्ड यूज करेंगे, जनरल अभी लिख रहे हैं इसलिए। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, सॉरी क्वांटम is directly proportional to its frequency, is directly proportional to its frequency। और यही तुम्हारे काम का है न्यूमेरिकल के, जो अभी हम लिख रहे हैं। एक फोटोन का या क्वांटम का, एक छोटा सा पैकेट का जो एनर्जी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके फ्रीक्वेंसी के। और यहां से इसको बदला गया इक्वेशन में, तो लिखा गया E इज इक्वल टू एच न्यू। ये है तुम्हारा एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, एक क्वांटम का, एक पैकेट का एनर्जी इतना होता है। जहां ये तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी लिख लो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, क्विकली लिख लो खुद से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, एच तुम्हारा है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। बिल्कुल सर, 6.626 into 10⁻⁻34। ये वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था, जूल सेकंड, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली आज तुम देख सकते हो, तुम लोग जानते हो, कल पिछले क्लास में किए थे हम लोग, कि किसी भी वेव का वेलोसिटी, अगर लाइट के लिए बात करें तो लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, c मतलब 3 × 10⁸। स्पीड इज इक्वल टू, तुम लिखे थे पिछले क्लास में, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। यहां से तुम अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू c/λ इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहां से आ रहा है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ
फॉर ए ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको पुट कर दो यहाँ ला करके, तो तुम्हारे पास इक्वेशन एक नया आ जाएगा, E इज इक्वल टू लेमडा के टर्म्स में एच सी C by lambda। ये एक पैकेट का एनर्जी है, एक क्वांटम का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी। तुमको जितने पैकेट का चाहिए इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो यानी ये बोले यहाँ से कि अब किसी कोई भी एनर्जी निकालोगे इमीडिएट या ऑब्जर्व, तो ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा n इंटू एच न्यू। n मतलब कितना पैकेट ले रहे हो, यहाँ n इंटीजर ही होगा, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, डेसिमल नहीं हो सकता। वही अगला पोस्टुलेट, ये लिखो पहले क्विकली इक्वेशन दोनों। क्विकली लिखो। क्या हो गया? हाँ क्या बोलो, हो गया ना, चलो ठीक है। अगला पोस्टुलेट लिखो, अगला पोस्टुलेट लिखो। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। टोटल मतलब एक फोटोन था, टोटल मतलब कितना फोटोन है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। एक क्वांटम का जो एनर्जी है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है। एक क्वांटम का एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा ही होगा, उनके बीच का कोई नंबर्स नहीं हो सकता। यानी मैथमेटिकली अगर लिखें तो एनर्जी इज इक्वल टू, इस फर्स्ट जो भी लिखे हो तुम लोग, n टाइम्स एच न्यू ही हो सकता है, जहां n कोई इंटीजर होगा, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, जितने फोटोन का तुम्हें चाहिए। n जीरो लोगे इसका मतलब क्या होगा, फोटोन तुम ले ही नहीं रहे हो, जीरो फोटोन ले रहे हो। ये बोलना है तो तुम इनको होल नंबर भी बोल सकते हो, जीरो को इंक्लूड कर रहा है, बट कोई सेंस नहीं बनता जब तुम n जीरो लो, मतलब फोटोन ले नहीं रहे हो, जीरो फोटोन मतलब ले ही नहीं रहे हो, तो जीरो एनर्जी तो वैसे ही होगा। इसका पोस्टुलेट है खत्म। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिख लिए इक्वल टू एच न्यू, और बेसिस में देख सकते हो यहाँ से तुम्हें अगर फ्रीक्वेंसी दे दें, प्लांक्स कांस्टेंट जान तो मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन करो और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते बार बार कंपटीशन वगैरह में, उस पर हम जाएंगे। पहले क्वेश्चन एक लिखो तुम लोग, उसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, क्विकली लिखो, लिखो तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होगा, जस्ट हम उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, तो पहले बता दे तुम लोगों को कि उसका जरूरत क्यों पड़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन एक लिखो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन whose wavelength is lambda, wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम है किसी फोटोन का या क्वांटम का या रेडिएशन का, तुम्हारा क्या ये वेवलेंथ, उस फोटोन का एनर्जी बताओ। सब लोग क्विकली कलम चला के सॉल्व करो। एससी बाय लैम्डा फॉर्मूला लगाना, एच जानते हो तुम लोग, यहाँ लिखा हुआ है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, और लेमडा तुम्हें दे दिया 4000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम जिसको नहीं पता है तो बोल दे 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, ये बहुत बार आता है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में भी आता है, केमिस्ट्री वगैरह पेपर में खूब आता है, मतलब और इजी ही होता है, ठीक है। जस्ट टाइम सेव करने के लिए टेक्निक बताने वाले हैं, हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे। चलो हो गया। तुम्हें लेमडा दिया, हम एनर्जी क्विकली लिख रहे हैं यहाँ पे। एससी बाय लेमडा और करोगे तो देखो बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको। बिल्कुल सही। तुम खुद अगर देखो तो ये चीज तुम्हें हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा भाई, तो पहले से करके याद कर लो ना, क्यों एग्जाम में जाकर करोगे इतना मल्टीप्लाई। एचसी तो ऊपर कांस्टेंट है, एचसी तो ऊपर कांस्टेंट है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। तो तुम बार बार जो 6.63 से मल्टीप्लाई करोगे वो तुम पहले से कर लो। इसका सिंप्लीफाइड हम कर रहे हैं सॉल्व, प्रूफ के तौर पे ही, बट प्रूफ का तुमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लास्ट में लिख देंगे। इतना तुम्हारा जूल होगा, ये जूल है। अगर ये एंगस्ट्रम में होगा तुमको क्या करना होगा, इसको 10⁻⁻,
10 से into ये हम जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं, फाइनल रेडीमेड फॉर्मूला घेर लेंगे, उसी को यूज करेंगे, मुंह पे आंसर आता है, करना नहीं पड़ता है सॉल्व इतना। अब यहाँ से अगर देखो तुम लोग जस्ट क्विकली करो थोड़ा सा, कितना आ रहा है 6.003 से करो, कितना आ रहा है 3 से 19.878 19.878 878 ओके ठीक है। चलो अच्छा 10 टू द पावर कितना आ रहा है -16 -16 चलो ये जूल आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दो क्या करने वाले हैं, इस जूल को एनर्जी को देखो ये बहुत कम आ रहा है एनर्जी 10 टू द पावर -16 जूल, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और सब लोग जानते हो 1 जूल मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो तुम क्या करो, इस जूल में जो एनर्जी आया है ना, इसको तुम क्या करो, इसे डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगा। 19.87 को 1.6 से डिवाइड करना, फिर 10 टू द पावर -19 करोगे तो ऊपर 3 जाएगा, होपफुली समझ पा रहे हो कितना कैलकुलेशन, 10 टू द पावर 3 करोगे, ये अप्रॉक्स आता है 12,420 बाय लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम। और एनर्जी किस में आएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कन्वर्ट कर दिया हम इसको, बार बार यूज करने वाला फॉर्मूला है। तुम्हें लैम्ब्डा एंगस्ट्रॉम में दिया इस क्वेश्चन में कितना 4000, सीधा सीधा 12,420 को 4000 से डिवाइड कर दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कितना आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन में आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया रहता है, तो डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्ब्डा का एंगस्ट्रॉम में पुट करो और एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। एससी बाय लैम्ब्डा बार बार नहीं करेंगे हम लोग, और ये मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज करने वाला, तुम लोग 12th में भी जाओगे फिजिक्स पढ़ोगे तो, और इसलिए क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ये फॉर्मूला ऐसा है हर पेपर में तुमको एक बार यूज करना ही पड़ेगा, किसी भी साल बैठो, जेईई मेंस हो एडवांस हो या कोई, यूज करना ही करना है किसी ने। अब आगे क्वेश्चन मान लो तुम यहाँ से निकाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे आगे आंसर, तुमको ऑप्शन जूल में दिया तो भाई मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या दिक्कत है। 4000 से डिवाइड किए 3 पॉइंट समथिंग आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऑप्शन हमारा दिया जूल में, तो 3 पॉइंट समथिंग को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, इन केस अगर ऑप्शन जूल में दिया है तो। दूसरा बात, और क्वेश्चन में लैम्ब्डा नैनोमीटर में दे दिया मान लो, तो भाई नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल के यहाँ पुट कर रहा, क्वेश्चन दे दिया 5000 नैनोमीटर वाले फोटोन का एनर्जी बताओ, 5000 नैनोमीटर को क्या करो एंगस्ट्रॉम में 10 के फैक्टर से बदल लो और फिर खट से यहाँ पुट करो, 12000 को डिवाइड मारो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया एनर्जी। तो क्विकली होता है सर, होपफुली समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन। चलो ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है वापस से हम लिंक भेज रहे हैं, डिस्कशन भी अपना लगभग खत्म हो गया इसका। 1-2 क्वेश्चन अभी हम क्विकली तुमको बोल देंगे, ठीक है।